अच्छा जी, आगे हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल। रेलेवेंट कॉस्ट एंड इनकम। रेलेवेंट कॉस्ट एंड इनकम का मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट में सिर्फ वो कैश फ्लोज कंसिडर किए जाएंगे जो रेलेवेंट और इररेलेवेंट हैं। ये डिस्कशन हमारे अगले चैप्टर की वीडियोस में भी आएगी। कॉस्ट और इनकम दैट आर रेलेवेंट टू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आर इजी टू आइडेंटिफाई, जो डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं। इजी टू आइडेंटिफाई का मतलब होता है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल है, इजीली आइडेंटिफाइएबल है। सिंपली आस्क व्हाट कैश फ्लो आर चेंज बाय डिसीजन। सो अमाउंट्स आर रेलेवेंट ओनली इफ दे आर, अगर वो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं या इंक्रीमेंटल हैं और या फिर कैश फ्लो हैं। फ्यूचर कैश फ्लोज जो कि फ्यूचर में राइज होंगे ड्यू टू दी डिसीजन। इंक्रीमेंटल का मतलब होगा जो एडिशनल है, और कैश फ्लो का मतलब है जो कि कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेलेवेंट कॉस्ट, जो कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती, उसमें संक कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट आ जाती है, जिसको हम फिजिबिलिटी स्टडी भी कहते हैं। इसी तरह जो हमारी बुक वैल्यू है पास्ट एक्सपेंडिचर्स की या कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वो भी इररेलेवेंट कॉस्ट है। जो हमारे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं या फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, जिनको हम अपोर्शन कॉस्ट, जनरल फिक्स्ड ओवरहेड या पीरियड कॉस्ट कहते हैं, वो भी इररेलेवेंट है। जितने भी नॉन कैश आइटम्स हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, amortization हो गया, या इसके अलावा कोई भी ऐसी कॉस्ट आ गई जिसको जो कैश की फॉर्म में हम पे नहीं कर रहे, वो भी इररेलेवेंट है। और कमिटेड कॉस्ट जो कि आपने पास्ट में कमिटमेंट कर ली है कि फ्यूचर में बेशक हम डिसीजन करें या ना करें, लेकिन हम ये खर्चा पे करेंगे, तो कमिटेड कॉस्ट भी रेलेवेंट हो इररेलेवेंट होगी। एग्जांपल्स ऑफ द रेलेवेंट कॉस्ट which what cash flows are changed by the decision। incremental additional cash flow, आपका या तो एडिशनल खर्चा होगा, मींस वेरिएबल कॉस्ट आएगी, एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी, कोई एडिशनल मार्केटिंग कॉस्ट आ सकती है, किसी किस्म की भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मशीनरी आ सकती है, बेशक वो एनुअल हो या हर 3 साल या 4 साल के बाद हो, अर्न बिकॉज ऑफ द डिसीजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो कॉस्ट जो के या वो बेनिफिट जो आप लूज करेंगे टू गेट अदर बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और आप बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग एन एसीसीए मेंबर, आप किसी जगह पर भी जॉब कर रहे हैं, आप उसका जो आपकी इस वक्त की सैलरी है, वो बेसिकली क्या होगी, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसकी बेसिस पर आपने क्या करना है, जिसकी बेसिस पर आपने फ्यूचर में अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है कि क्या मैं इस जॉब को छोड़ के अपनी फर्म स्टार्ट करूं या किसी और जॉब को स्विच करूं, तो जो करंट इनकम है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वर्किंग कैपिटल जो कि कंपनी इन्वेस्ट करती है कैश इन्वेंट्री में, वर्किंग कैपिटल को हम डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट जो कि हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ज़रूरत होती है। टैक्स की अमाउंट जो कि हम पे करते हैं गवर्नमेंट को अपने कामों को, अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट। तो ये सब एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट की। आगे क्वेश्चन कहता है कि कंपनी हैज पेड $50,000 टू एक्वायर पेटेंट राइट्स। A factory to make product would cost 1 million and produce net income of $150,000 per annum for the next 10 years. This is after depreciation of machinery of 30,000 per annum has been charged। अब ये depreciation नॉन कैश आइटम आ गया, और नॉन कैश आइटम होने की वजह से depreciation जो है वो irrelevant हो गया। The factory could be sold at the end of the 10 years for $200,000। What are the relevant costs when deciding whether to accept the factory project? Item number one, a company has paid $50,000 to acquire patent rights। अब आप ये पेटेंट राइट्स ले चुके हैं, ये अगर आपके काम आ जाते हैं, कोई बेनिफिट मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये आपके लिए एक पास्ट कॉस्ट हो चुकी है। और जब कोई कॉस्ट हमारे लिए पास्ट कॉस्ट हो जाती है, तो इसको हम संक कॉस्ट कहते हैं या इररेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। A factory to make the product would cost $1 million
$1 million के क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि हमने ये एडिशनल कॉस्ट इनकर की है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर की है, ये इसलिए रेलेवेंट हो जाएगी। प्रोड्यूस नेट इनकम ऑफ $150,000 पर एनम फॉर द 10 years. This is after depreciation of machinery of 30,000 per annum has been charged. तो हमने कहा कि डेप्रिसिएशन जो है वो इररेलेवेंट होती है, इसलिए कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि प्रॉफिट में आप ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन को, जिससे क्या होगा, आपका कैश फ्लो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास 180,000 बन जाएगा। 1.5 लाख में आपने 30,000 और ऐड कर दिया और 1,80,000 आपके लिए बन गया नेट कैश फ्लो, और ये रेलेवेंट है। फैक्ट्री विल बी सोल्ड एट द 2 लाख की बिकेगी, ये भी रेलेवेंट है, ये भी हमारे लिए एक एडिशनल रेवेन्यू है या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है जी पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का बेसिकली मतलब क्या होता है? पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट या पे बैक पीरियड का मीनिंग ये है कि आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या है? उस इन्वेस्टमेंट का मकसद है प्रॉफिट कमाना। तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमें किस तरीके से फायदा दे सकती है, ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल या कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, और ये इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी हमारा जो इन्वेस्टमेंट पैसा है या इन्वेस्टमेंट है ये रिकवर कर लेगी। तो पे बैक पीरियड का आसान मतलब ये हुआ कि कितना टाइम लगेगा हमें अपने पैसे को रिकवर करने के लिए या अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। तो पे बैक पीरियड क्या होता है जी? पे बैक पीरियड, पे बैक इज द टाइम it takes the cash inflow from a capital investment project to equal the cash outflow, usually expressed in years. Organization will usually set a target payback based on the experience. अब जब भी कोई कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए जाती है तो कंपनी कोई इन्फिनिटी टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रही होती। कंपनी के जहन में एक सर्टेन टाइम है प्रोजेक्ट का कि इतने अरसे के लिए मैंने प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अब वो फर्ज कर लेते हैं कि कंपनी ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती है 5 साल के लिए या 7 साल के लिए या 10 साल के लिए। तो उसमें भी कंपनी ये बताएगी कि वो इस इन्वेस्टमेंट के बदले में कितने अरसे में चाहते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर होनी चाहिए। सपोज करें कि कंपनी कहती है कि इन 7 सालों में से 3 साल में या 4 साल में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास टाइम पीरियड आ गया कि हमें 3 सालों में या 4 सालों में अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना है। ये पे बैक पीरियड हो गया। प्रोजेक्ट्स आर एक्सेप्टेबल इफ देयर पे बैक इज शॉर्टर देन द टारगेट। अगर कंपनी ने टारगेट 4 साल रखा है तो वो कुछ, अगर वो 4 साल से जल्दी कंपनी अपने पैसे रिकवर करने में कामयाब होती है तो फिर वो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, या हद मैक्सिमम 4 सालों में, इससे ज़्यादा वो नहीं जाना चाहेंगे। टारगेट पेबैक पीरियड्स वेरी ग्रेटली। फॉर एग्जांपल, ऑयल ड्रिलिंग एट सी विल हैव लॉन्ग पेबैक, but the revamp of the retail store is likely to have a shorter target. इसका मतलब ये है कि ये वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। बाज प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी, बाज बिजनेसेस ऐसे होंगे कि जिनमें पे बैक पीरियड बहुत देर से होगा, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बहुत बड़ी होती है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कई सालों तक होती रहती है, तब जाके हमारा वो काम कंप्लीट होता है और फिर हम उसकी मार्केट में सेल शुरू करते हैं। तो पे बैक पीरियड जो है बास प्रोडक्ट का बहुत जल्दी हमें रिसीव हो जाता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है, शायद उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है और उसमें इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। शॉर्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट। और बास प्रोडक्ट्स लॉन्ग लाइफ साइकिल होती हैं, इसलिए उनकी जब आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वो एक लंबे अरसे के में करते हैं और उसकी रिकवरी भी एक लॉन्ग पीरियड में होती है। Payback is often a first screening method in the investment appraisal and it should never be used alone. Payback जो है वो तीन जो हमारे पास पॉपुलर जो अप्रोचेज हैं एनपीवी कैलकुलेट करने की, उनमें से एक है, इसलिए इसको अकेले को हम यूज नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास दो मेथड होते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और
ओके जी, अब हम एग्जांपल करेंगे पेबैक पीरियड की। A company with a targeted payback period of 3 years is considering the following two projects. दो प्रोजेक्ट्स हैं जी कंपनी के पास जो कॉस्ट है टाइम जीरो मीन्स टुडे, जिस साल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, $100,000 की इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट वन में और $2 लाख की इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट टू में। अगले 4 साल के लिए दोनों प्रोजेक्ट्स के कैश फ्लोज उसने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। विच प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, कमेंट ऑन योर आंसर। अब हम क्या करेंगे जी, पे बैक कैलकुलेट करेंगे। पे बैक का फॉर्मेट ये है कि आपने पहला कॉलम बनाना है ईयर्स का, फिर आप अपने पास कॉलम बनाएंगे कैश फ्लोज का, तीसरा कॉलम बनाएंगे कम्युलेटिव का। ईयर जीरो में आपके पास कॉस्ट है 100,000 की। 100,000 आपने शो कर दिया। ईयर वन में $20,000 कमा लिए, तो 1 लाख में से $20,000 जो रिकवर हो गए वो माइनस कर दिए, तो बैलेंस अमाउंट $80,000 अभी भी हमने कमानी है। अगले साल $30,000 कमा लिए, तो 80,000 में से ये 30,000 माइनस किए तो $50,000 अभी भी हमने अर्न करने हैं। और फिर हमने $60,000 कमा लिए, तो फाइनली तीसरे साल के एंड पे हमारे पास $10,000 से पॉजिटिव आ गया हमारा कैश फ्लो। इसका मतलब है कि 3 साल खत्म होने से पहले पहले हमने अपने $1 लाख की इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लिया है। अब हम दूसरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो दूसरे प्रोजेक्ट में हमारे पास $2 लाख थे ईयर जीरो में, तो वही कम्युलेटिव में आए। पहले साल में 1 लाख कमा लिया, तो 1 लाख अभी भी हमने कमाना है। दूसरे साल में 60,000 कमा लिया, तो 40,000 अभी भी हमने अर्न करना है। तीसरे साल में 35,000 कमा लिया, तो 5,000 अभी भी रहता है। और चौथे साल में 25,000 कमाया, तो हमारे पास पॉजिटिव 20,000 आ रहा है। तब हमारा टारगेटेड पेबैक पीरियड 3 साल था। तो 3 साल पूरे होने से पहले कि हमारे पास प्रोजेक्ट ए के से इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रोजेक्ट ए हमें चूज करना चाहिए और प्रोजेक्ट टू हमें चूज नहीं करना चाहिए। बेशक के इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के बाद $20,000 का प्रॉफिट दे रहा है प्रोजेक्ट बी या प्रोजेक्ट टू, मगर ये 3 सालों में अपना पेबैक रिकवर नहीं कर सका, इसलिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब ये हमने प्रोजेक्ट टू का पेबैक पीरियड कैलकुलेट किया है, 2 साल हमारे पास है, प्लस व्हाट, प्लस 12 है यहाँ पर, 12 मंथ्स। एक साल में 12 महीने होते हैं। इनटू व्हाट, इनटू ये 50,000 का नेगेटिव कैश फ्लो जो अभी आपने रिकवर करना था कम्युलेटिव में, डिवाइडेड बाय 60,000 जो अगले साल का नेट कैश फ्लो है। मैं आपके लिए यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ कि आपको याद रहे कि पेबैक पीरियड जब भी कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या होगा। हम इसको नेगेटिव ईयर्स कह देते हैं, जीरो को काउंट नहीं करना। जितने साल तक ये नेगेटिव रहा है तो उसको हम कह देते हैं नेगेटिव ईयर्स, प्लस लास्ट नेगेटिव कम्युलेटिव कैश फ्लो। लास्ट नेगेटिव कम्युलेटिव कैश फ्लो है $50,000। डिवाइडेड बाय, ये मैंने माइनस का साइन लगाया है नेगेटिव, ये मैं साथ में इसके लिख भी देता हूँ VE, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। डिवाइडेड बाय नेक्स्ट पॉजिटिव नेट कैश फ्लो। वैसे तो आमतौर पे नेक्स्ट नेट कैश फ्लो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन सिर्फ मजीद क्लैरिटी के लिए कि ये पॉजिटिव मैंने लिख दिया है। और तीसरे साल में ये कितना है, ये 60,000 है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, 2 + 50 डिवाइडेड बाय 60, ये 1000 में है, तो हमने इसको 50/60 लिख दिया। जिस 1000 पे लिख दें तो आंसर यही आएगा। 50 is the last negative cumulative cash flow and 60 is the next net cash flow। अगर मैं ईयर्स में आंसर देखूं तो ईयर्स में आंसर आता है 2.833 ईयर्स।
अब अगर हम उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 ईयर्स रह गया, और 0.8333 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यही 10 महीने आएंगे जैसे यहाँ पे कैलकुलेट हुए हैं। एग्जैक्टली 10 मंथ्स आ जाएंगे हमारे पास। फर्क सिर्फ कैलकुलेट करने का है कि आइदर आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करें या इस फार्मूले से कैलकुलेट करें। 2 साल और 10 महीने प्रोजेक्ट 1 का पेबैक पीरियड है। टारगेटेड पेबैक पीरियड 3 साल था, इसलिए हमें प्रोजेक्ट 1 करना चाहिए। प्रोजेक्ट 2 3 सालों में पैसे रिकवर नहीं कर सका, इसलिए प्रोजेक्ट 2 हमारे लिए एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ फर्दर एस्पेक्ट देखते हैं कि हमने कहा 3 साल टारगेटेड पे बैक है। प्रोजेक्ट 1 में $1 लाख नेगेटिव था, पहले साल में 20,000 है, फिर 30,000 है, फिर थर्ड ईयर में जाके हाईएस्ट कैश फ्लो जनरेट हुआ 60,000, और चौथे साल में फिर 10,000 हो गया। ऑन दी अदर हैंड प्रोजेक्ट 2 में पहले ही साल में 1 लाख आया, जिससे हमारी 50% इन्वेस्टमेंट ही रिकवर हो गई, मगर अगले साल ये गिर के 60,000 पे रह गया, फिर 35,000 हो गया, और फिर 25,000 हो गया। मोस्ट इनफ्लोज फॉर द पीरियड अकर इन ईयर 3 बट ईयर 1 फॉर प्रोजेक्ट 2। और लेकिन प्रोजेक्ट 2 में ईयर 1 में आ गए हैं, सो द प्रोजेक्ट 1 इज रिस्कियर। प्रोजेक्ट 1 जो है वो हमें रिस्की लग रहा है क्योंकि ये हमें स्लो कैश दे रहा है। ये हमें 3 सालों में पैसे तो वापस दे रहा है, लेकिन ये क्या है, वो क्या है कि वो स्लो रिटर्न कर रहा है। पहले साल में सिर्फ नहीं इन्वेस्टमेंट का 20% मिला, जिसका मतलब है कि 20,000 मिला। दूसरे साल में हमें हमारी इन्वेस्टमेंट का 30% मिला, जिसका मतलब है 30,000 मिला। और फिर जाके तीसरे साल में बड़ा कैश फ्लो हुआ है, जबकि प्रोजेक्ट 2 में हमें हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट पहले साल में ही मिल गई है। फ्लॉ इन पेबैक, नो अकाउंट ऑफ पैटर्न ऑफ फ्लोज। अब इसमें जो पेबैक में एक फ्लॉ आ जाता है, तो ये पैटर्न ऑफ फ्लॉज वो नहीं होता, कैश फ्लोज नहीं आता। दूसरा जो प्रॉब्लम है, मतलब आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या ये इसकी बेसिस पे आप पिक नहीं कर सकते। जो असल बात है कहने की, कि आप इसकी बेसिस पे पिक नहीं करते, आप ये देखते हैं कि किस वक्त में मुझे जो है वो टारगेटेड पेबैक पीरियड अचीव हो गया या किस प्रोजेक्ट में हो गया है। बस जिस प्रोजेक्ट में हमें टारगेटेड पेबैक पीरियड अचीव हो गया हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और एक और जो पेबैक का हमने फ्लॉ बताया कि ये जब इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए तो उससे आगे के कैश फ्लोज नहीं फोर्सी करता। जैसे यहाँ पर अगर टारगेटेड पेबैक अचीव नहीं हुआ तो इसने उससे बाद की जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं उसको कंसिडर नहीं किया। ओके जी, अब एक और एस्पेक्ट हमारे पास आता है पेबैक का। टेबल में इसी तरह से आपने ईयर शो कर दिए, प्रोजेक्ट 1 के कैश फ्लोज आ गए, वही कम्युलेटिव चल रहा है। प्रोजेक्ट 2 में हमारे पास क्या है जी, $1 लाख रिकवर हो गया। फिर हमने कहा कि 60,000 है, रिकवर हो गया। फिर 35,000 रिकवर हो गया। अब चौथे साल में एक बड़ा कैश फ्लो राइज हुआ 1,25,000 का। लेकिन चूंकि ये टारगेटेड 3 सालों में पैसे रिकवर नहीं कर रहा, तो फिर ये क्या करेगा, ये इग्नोर कर देगा फ्यूचर कैश फ्लोज को, कि फ्यूचर में क्या पता इस प्रोजेक्ट से ज्यादा आने हो। तो ये एक फ्लॉ है पेबैक मेथड में। एंड वुड यू चेंज योर व्यू नाउ द प्रोजेक्ट हैव टू हैज इनफ्लोज ऑफ 125,000 इन ईयर 4। पेबैक इन प्रोजेक्ट 2 स्टिल ओवर 3 ईयर। पेबैक जो है वो आपका अभी भी 3 साल ही है, लेकिन ये आपको $1,25,000 चौथे साल में मिल सकते हैं। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सिर्फ $5,000 है अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, जो कि शायद इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 2.5% बनती होगी। तो पे बैक इन द प्रोजेक्ट 2 स्टिल ओवर 3 ईयर्स, बट देयर इज नो फंटास्टिक, बट देयर इज नाउ अ फंटास्टिक प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद सिग्निफिकेंट प्रॉफिट आया है। जो फ्लॉ इन पे बैक है, मैंने आपसे कहा कि ये फ्यूचर के कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करता, डज नॉट कंसिडर कैश फ्लो आफ्टर पे बैक अचीव और नॉट अचीव्ड। तो ये हमारे पास पे बैक पीरियड की एग्जाम्पल है जी।
कि पे बैक पीरियड में हमने डिफरेंट चीजें देखी। एक ये कि कब इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हुई, दूसरा ये कि उसको हमने कैलकुलेट किया टाइम ईयर्स में। फिर हमने ये देखा कि किसी एक प्रोजेक्ट में अगर पे बैक पीरियड अचीव नहीं हो रहा, लेकिन वो इमिडिएटली नेक्स्ट ईयर में हमें ज्यादा पैसे भी दे रहा हो, तो पे बैक इस चीज को इग्नोर कर देता है, जो कि पे बैक का एक डिसएडवांटेज या उसका एक फ्लॉ है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, उन्हें भी इनकारपोरेट किया जाता है और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पे बैक के एडवांटेजेस क्या होंगे जी? इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो within the payback period for both risk and time value for money purposes। कि ये बेसिकली फोकस किस चीज पे, सॉरी डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये फोकस कर रहा है कैश फ्लो पर, ये फोकस कर रहा है कितने अरसे में पैसे रिकवर हो रहे हैं। इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो विद इन द पे बैक पीरियड फॉर बोथ, ये उसके फ्यूचर की अर्निंग्स को फोकस नहीं कर रहा। फ्यूचर में कितना बेनिफिट हमें हो सकता है, हमारा बेनिफिट कैसे मैक्सिमाइज हो सकता है, या फर्ज करें हमने आज ये कहा है कि 4 सालों में पैसे रिकवर होने चाहिए, मगर ये कि बाज मर्तबा वो एक प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है और उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो 5 सालों में या 6 सालों में रिकवर करके देगा। बट ये कि उसके बाद हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जाएंगे और हमें ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन पे बैक पीरियड फ्यूचर बेनिफिट्स को इग्नोर कर देता है। Ignores the cash flow after the end of the payback period। It ignores the time value of money। present value incorporate नहीं किया जाता अगर simple payback period है तो। Cannot distinguish between projects with the same payback period। अगर payback period दोनों प्रोजेक्ट्स का सेम आ गया तो अब ये कैलकुलेट करना या ये डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है इस मेथड में कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें परफॉर्म करना चाहिए और कौन सा प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए। चॉइस ऑफ द टारगेट पे बैक पीरियड इज आर्बिट्रेरी। अब ये भी डिपेंड करता है, बाज दफा मैनेजमेंट की पर्सनल प्रेफरेंसेस भी आ जाती हैं प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटी के अलावा। और फिर ये कि एक ही तरह के प्रोजेक्ट जब हम डिफरेंट रीजन्स में करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पे बैक पीरियड सेम हो, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। may lead to exercise excessive investment in the short term projects, और मे भी पॉसिबल हम अननेसेसरी पैसा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हों। अल्टीमेटली डज नॉट मेजर द इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ, और इसका शेयर होल्डर्स वेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं आता, इसलिए पे बैक पीरियड जो है वो डिसीजन रूल नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ पे बैक पीरियड की बेसिस पर ये डिसाइड नहीं करते कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आता है जी पे बैक पीरियड के एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है कि इसको कैलकुलेट करना आसान होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं रेलेवेंट लोगों को। और वो रेलेवेंट लोग कौन हो सकते हैं? वो रेलेवेंट लोग हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, या कोई भी ऐसे इन्वेस्टर्स और फाइनेंसर्स जिनको हमने ये बताना होता है कि कितने अरसे में प्रोजेक्ट से पैसे रिकवर होंगे। uses cash flow rather than more easily manipulated accounting profit। ये इसका फायदा है कि इसका फोकस कैश फ्लो होता है, इसका फोकस प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। हम डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करके प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रेवेन्यूज को एक्सेलरेट करके कर सकते हैं, एक्सपेंसेस के में को डिले कर दें उसकी रिकग्निशन में तो कर सकते हैं, लेकिन कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। कैन बी यूज एज अ स्क्रीनिंग डिवाइस। इसको आप स्क्रीनिंग डिवाइस के तौर पे यूज कर सकते हैं टू एलिमिनेट ऑब्वियसली इन अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट। कि आप एनपीवी तक की डिटेल कैलकुलेशन में ना जाएं, बल्कि आप इनिशियल स्टेज पे एक पेबैक पीरियड, एक टारगेट पेबैक पीरियड रख के इनिशियल स्टेज पे ये डिसाइड कर लें कि क्या इस प्रोजेक्ट को करने का मुझे फायदा हो रहा है। अगर तो पेबैक टारगेटेड पेबैक पीरियड अचीव होता है तो हमें फर्दर वर्किंग्स करनी चाहिए, और अगर नहीं अचीव हो रहा तो हमें फर्दर वर्किंग्स नहीं करनी चाहिए। Being biased in the favor of short-term projects means that it tends to minimize both financial and business risk।
इससे फायदा क्या होगा कि हमारा फाइनेंशियल रिस्क भी कम हो जाएगा और हमारा बिजनेस रिस्क भी कम हो जाएगा। द नियर फ्यूचर इज लेस अनसर्टेन देन द डिस्टेंट फ्यूचर, और हमारा जो नियर फ्यूचर है वो लेस अनसर्टेन होगा, बीइंग बायस इन द फेवर ऑफ, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो अक्सर आपके पैसे जल्दी रिकवर कर देते हैं। दैट इट टेंड्स टू मिनिमाइज, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क आपका कम हो जाता है। और हम चाहते भी हैं कि बिजनेस रिस्क हमारा कम हो, ताकि हम शेयर होल्डर्स को कम रिस्क के बदले में ज्यादा रिटर्न दे सकें। नियर फ्यूचर इज लेस अनसर्टेन, डेफिनेटली आज से 2 साल को या 3 साल को प्रिडिक्ट करना या 5 साल को प्रिडिक्ट करना अगले 25 साल के प्रिडिक्ट करने के मुकाबले में आसान होगा। यूजफुल व्हेन देयर इज कैपिटल राशनिंग, जहां पर शॉर्टेज शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस आ गई है, वहां पर आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो जाता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि कम पैसे हैं हमारे पास और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन कम पैसों को जल्दी वापस कर सकता है या जल्दी हमें पे बैक कर सकता है। टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट विच जनरेट एडिशनल कैश फॉर दी इन्वेस्टमेंट क्विकली, ताकि हमारे लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान हो जाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का पर्पस क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करता है प्रॉफिट, कि आपने एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर क्या कमा रहे हैं अपनी एवरेज इन्वेस्टमेंट के बदले में। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को आम तौर पर इसका एक और जो नाम लिया जाता है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न शो किया जाएगा परसेंटेज में। अब जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि अब आपने अपने कैश फ्लो में से अपनी डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अभी जब तक हम पे बैक की बात कर रहे थे तो हमने प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया था, तो हमारे पास कैश फ्लो आया था। ये क्या यूज करता है जी? ये यूज करता है अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर द डेप्रिसिएशन और अदर नॉन कैश आइटम्स। ये यूज करता है बिफोर टैक्स प्रॉफिट को। यू मे समटाइम्स सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन द बॉटम लाइन, बट द एग्जामिनर जनरली वांट्स एन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, उसमें अपनी स्क्रैप वैल्यू या डिस्पोजल वैल्यू ऐड करनी है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। Companies will usually set a targeted return on capital employed। इसमें भी कंपनी एक अपना टारगेटेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या ARR सेट करते हैं, जिस तरह से अभी हमने कहा कि कंपनी अपना टारगेटेड पेबैक पीरियड सेट करती है। और फिर कंपनी ये डिसाइड करती है कि क्या इस प्रोजेक्ट से हमें टारगेटेड ARR मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और अगर नहीं मिल सकता तो फिर हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट को नहीं करना चाहिए है। लेकिन अगेन, सिर्फ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बेसिस पर हम डिसीजन नहीं कर सकते। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे लिए क्या है? ये भी एक हमारे लिए स्क्रीनिंग टूल है। एक्सेप्टिंग प्रोजेक्ट्स इन एक्सेस ऑफ टारगेट विल इम्प्रूव रिपोर्टेड परफॉर्मेंस। जब आप ऐसे प्रोजेक्ट को पिक करेंगे जिसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट, अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं जी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की। A machine has cost of $200,000, will last for 5 years, and will then have a residual value of $50,000। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब है स्क्रैप वैल्यू। आपके पास 5 साल के कैश फ्लोज दे दिए हैं, और फिर आपको कहा है व्हाट इज द प्रोजेक्ट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब एक बात याद रखें कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमेशा बेस करता है प्रॉफिट के ऊपर, ये कभी भी कैश फ्लो के ऊपर बेस नहीं करता। इसलिए या तो हम इन सब नेट कैश फ्लोज को ऐड करके तो इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, या ऑल्टरनेटिव काम हम क्या करेंगे कि पहले कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ईयर्स, जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला है। हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई 30,000। अब हम या तो इन्हीं कैश फ्लोज को लें और इसमें से 2 लाख माइनस कर दें, और हमारे पास क्या आ जाएगा जी? हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। या ऑल्टरनेटिव काम हम क्या कर सकते हैं
कि हम हर साल के नेट कैश फ्लो में से डेप्रिसिएशन माइनस करें और प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। तो पहले साल का प्रॉफिट है 10,000, दूसरे साल आप 50,000 में से माइनस कर दें 30,000 को, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। तीसरे साल आप 60,000 में से माइनस कर दें 30,000 को, तो प्रॉफिट आ जाएगा 30,000। चौथे साल 50,000 में से माइनस कर दें 30,000 को, प्रॉफिट आ गया 20,000। पांचवें साल 30,000 में से माइनस कर दें 30,000 को, तो प्रॉफिट हो गया 0। ठीक हो गया जी। यहाँ तक हमारे पास प्रॉफिट कितना आया? यहाँ तक हमारे पास प्रॉफिट का सम आ रहा है 10,000 प्लस 20,000, 30,000 प्लस 30, 60,000 और 20,000, 80,000 आपके पास आता है जी प्रॉफिट का टोटल। अब इस एग्जांपल में उसने हमें क्या कहा हुआ है? ऑल्टरनेटिव मशीन कॉस्ट हमें पता चल गई, लाइफ 5 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 50,000 है। अब आपको प्रॉफिट तो आपके पास आ गए हैं, टोटल प्रॉफिट। एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए, कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, 1,25,000 की एवरेज इन्वेस्टमेंट है। एवरेज कैश अर्निंग्स कितनी है जी? एवरेज कैश अर्निंग्स हैं, ये इन सब को टोटल किया और डिवाइडेड बाय 5 किया तो 46,000 हैं। अब 46,000 में से तो या तो हर साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो 16,000 आ गया, या ऑल्टरनेटिवली जो मैंने आपको एक तरीका बताया कि सेपरेटली आपने किया, इसको आप डिवाइड कर लें 5,000 से, तो सॉरी 5 साल से, तो 80,000 को जब आप 5 साल से डिवाइड करेंगे तो ऑल्टरनेटिवली भी आपके पास 16,000 ही पर ईयर एवरेज प्रॉफिट आएगा। तो हमारे पास ARR का या रिटर्न ऑन कैपिटल का फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है जी? एवरेज प्रॉफिट पर ईयर 16,000 है। आइदर आप एवरेज कैश अर्निंग्स पर ईयर में से डेप्रिसिएशन माइनस करें, या आप हर साल के कैश में से डेप्रिसिएशन माइनस करके उसका टोटल लें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके एवरेज फाइंड आउट कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज प्रॉफिट। तो 12.8% हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आता है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो उसे ही आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो कि परसेंटेज की बेसिस पर आता है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी? इट यूजेस एवरेज अर्निंग ओवर द प्रोजेक्ट लाइफ, सो इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ द अर्निंग फॉर बोथ रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर्पजेज। एक तो इसका ड्रॉबैक ये है कि ये प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर कर देता है। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ देखता है कि एवरेज प्रॉफिट पर ईयर क्या है, ये नहीं देखता कि प्रॉफिट जनरेट कब हुआ। मे बी पहले 3 सालों में हमें लॉस हुआ और फिर सडनली प्रॉफिट जनरेट हो गया ईयर 4 से ऑनवर्ड। फिर बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रॉफिट विच डिपेंड्स ऑन द एस्टिमेट एंड पॉलिसीज। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर दें तो मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट हो जाती है। हम अगर अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चेंज कर दें, फाइफो से एवको पे चले जाएं या एवको से फाइफो पे चले जाएं, इससे हमारा प्रॉफिट पे इफेक्ट होता है। हम अपने एक्सपेंडिचर्स डिले रिकग्नाइज करें तो इससे प्रॉफिट इफेक्ट होता है। अगर हम अपनी रेवेन्यू जल्दी रिकग्नाइज कर लें तो इससे प्रॉफिट इफेक्ट होता है। तो ये वो सब फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए मैनेजमेंट यूज कर सकती है या करती है, जिसकी वजह से हमारा ARR जो है वो डाउटफुल हो सकता है। इट इज अ relative नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर। relative का मतलब ये होता है कि हर वो चीज जो कि आपको परसेंटेज टर्म्स में आप कैलकुलेट करते हैं वो relative मेजर है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हर वो चीज जो कि आप डॉलर वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं वो एब्सोल्यूट मेजर होता है। या पे बैक पीरियड एब्सोल्यूट मेजर है कि हम कहते हैं कि 4 सालों में हमारा प्रोजेक्ट हमें पैसे रिकवर कर देगा, तो ये एब्सोल्यूट मेजर हो गया। लेकिन ये रिलेटिव मेजर है, परसेंटेज टर्म्स में आता है। सो विल नॉट शो विच प्रोडक्ट मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। इससे जरा हमें ये कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारा जो है वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहा है, या कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज
नहीं कर रहा। इट टेक्स नो अकाउंट ऑफ लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट, ग्रेटर लेंथ ऑफन मीन्स मोर रिस्क। जितना ज्यादा हमारा रिस्क बढ़ता जाएगा, जितनी ज्यादा हमारे प्रोजेक्ट की लेंथ बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा हमारा रिस्क भी इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन अब इसके ARR के या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एक तो इसको कैलकुलेट करना आसान है, इसका आसान फार्मूला है और परसेंटेज टर्म्स में आप कैलकुलेट करते हैं, जिसको आप इजीली अपने शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा, यूजर्स ऑफन फील कॉन्फिडेंट यूजिंग अ रेट ऑफ रिटर्न। जब भी आप कभी रेट ऑफ रिटर्न बताते हैं किसी को, तो उसे ये बात समझने में आसानी होती है कि इस इन्वेस्टमेंट के बदले वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगा या कमा रहा है। बिकॉज इट इज अ रिलेटिव मेजर, इट कैन बी शो द बेस्ट यूज ऑफ द फंड्स। जैसे हम कह दें अगर कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जी, या हम कह दें कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 20% आएगा या ARR 20% आएगा, तो अब ये कंपेयर करना बड़ा आसान हो गया कि आप कितना रिटर्न कमा रहे हैं जी। 20% रिटर्न कमा रहे हैं या 20% रिटर्न कमाने का पोटेंशियल रखता है आपका प्रोजेक्ट। अब आप अपने प्रोजेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, या इन्वेस्टर अपने आप को कंपेयर कर सकता है दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ, और फिर ये डिसाइड कर सकता है कि क्या इसमें इन्वेस्ट करे जिससे से 20% आ रहा है, या किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। लुक्स एट द होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, पूरी लाइफ को कंसिडर करता है प्रोजेक्ट को। पे बैक पीरियड की तरह सिर्फ उतने सालों को कंसिडर नहीं करता जिसमें पैसे रिकवर हो गए और फ्यूचर को इग्नोर कर दिया जाता है। Shareholders, rightly or wrongly, use ROCE to assess the performance of the investment. Although के इसके अपने ड्रॉबैक्स जरूर है मेथड के, लेकिन अभी तक शेयर होल्डर्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर समझते हैं, जिसपे वो डिटरमिन करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट उन्हें कितना रिटर्न दे रही है। If management use ROCE to appraise investment, they are effectively managing reported performance. They may explain why it is so common in practice, और वो ये बता सकते हैं कि ये इतना कॉमनली प्रैक्टिस में क्यों है। या मैनेजमेंट इसलिए यूज करती है क्योंकि शेयर होल्डर्स ROCE को समझते हैं और वो उसकी बेसिस पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, इसलिए कंपनी को इसे यूज करना पड़ता है और कंपनी को इसके ऊपर बहरहाल रिलाई करना पड़ता है। ROC एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट होती क्या है जी, कि आप एक वक्त में इन दोनों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको किसी एक में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट मीन्स द इन्वेस्टिंग इन वन प्रोजेक्ट रूल्स आउट अनदर। For example, there is a one plot of land on which either a factory or apartment can be built. अब आप डिसाइड करें कि आपको फायदा अपार्टमेंट बनाने में है या फैक्ट्री बनाने में है। If the company aim is to maximize its overall ROCE, then investment with the higher ROCE should be chosen. Number three, however, using ROCE will not necessarily increase long term. ROCE जो है वो उसकी वजह से इंक्रीज नहीं, लॉन्ग टर्म इंक्रीज नहीं होगा शेयर होल्डर्स वेल्थ का, बिकॉज ये एक रिलेटिव मैयर है, ये एक एब्सोल्यूट मैयर नहीं है। ये $1 मिलियन कमा के प्रोजेक्ट में ऐड नहीं कर रहा, ये आपको रिलेटिव मैयर दे रहा है, जिसको आप दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ या दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के साथ कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। Question to consider: mutually exclusive project. Which one of the following mutually exclusive project should a company adopt if its target ROCE is 15%? A project one only, invest cost is 1 million, average accounting profit per year is 200,000, duration is 5 years. In the other project, cost is 2 million, average accounting profit per year 350,000, duration is 10 years. B project only, थर्ड है जी, दोनों को चूज कर लें या किसी को भी ना करें। तो हम अगर टारगेट है हमारा 15%, हम कमा रहे हैं 2 लाख, 1 मिलियन के बदले में, into 100,
तो हमारे पास 20% आ रहा है। यहाँ पर हम कमा रहे हैं 3,50,000, 2 million इंटू 100। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी कि क्या बनेगा। 3,50,000 डिवाइडेड बाय 2 million, ये है 17.5%। टारगेट 15% है तो सिलेक्ट तो दोनों कर लेने चाहिए, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर बेहतर यही है कि जो ज्यादा कमा के दे रहे हैं हम उसे सिलेक्ट कर लें। ये आपके पास टारगेट आ गया और आंसर उसने ए ही दिया हुआ है जो मैंने कैलकुलेट करवा दिया कि कमा तो दोनों ही 15% से ज्यादा रहे हैं। सो बोथ द प्रोजेक्ट्स आर एक्सेप्टेबल, हाउ एवर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, therefore only one can go ahead. Project 1 will boost overall ROCE than the project 2, so that's why we will choose project 1. However, project 2 will make the companies more profit. In terms of value, it is earning more profit. It is earning 350,000. This is called absolute measure. ये एब्सोल्यूट मेजर में बता रहा है। लेकिन 3,50,000 कमाने के लिए 2 million इन्वेस्ट कर रहा है, वो आधी इन्वेस्टमेंट में प्रोपोर्शनेट ज्यादा कमा के दे रहा है। तो एब्सोल्यूट 2 लाख कमा के दे रहा है 1 million के बदले में, ये 2 million के बदले में एब्सोल्यूट 3,50,000 दे रहा है। लेकिन आरओसी में तो बेनिफिट के वैल्यूएट होगा परसेंटेज टर्म्स में, जिसने परसेंटेज में ज्यादा प्रॉफिट दिया। और आगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये कि हम दोनों प्रोजेक्ट्स एक साथ नहीं कर सकते। तो फिर हमने क्या करना है, हमने ज्यादा जो कमा के दे रहा है उस प्रोजेक्ट को चूज कर लेना है। अच्छा जी, आखिर में अब हम देखेंगे कि पॉइंट्स टू मेक यूजिंग अ 4 year प्लानिंग पीरियड कैन बी वे ऑफ रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल since this increase with project life. However, if it is important to determine the expected life of investment project, if possible, to avoid suboptimal investment decision, this also ignore post payback benefit cost benefit विच माइट बी सिग्निफिकेंट। पहली बात उसने ये की है कि अगर आप पे बैक को सामने रखेंगे तो पे बैक में जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये है कि वो फ्यूचर बेनिफिट्स को इग्नोर कर देता है पैसे रिकवर करने के बाद। Ignoring scrap proceeds will distort the calculation. Some machinery maintain its value and will scrap proceed। और जो दूसरी एक वो क्या कहते हैं नुकसान की बात होती है हमारे लिए पे बैक जैसे कॉन्सेप्ट को फॉलो करके, वो ये है कि हम इसमें स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। और जब आप स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करते हैं तो उससे आपकी कैश फ्लो पोजीशन के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि बाज मरतबा मशीनरी अपनी स्क्रैप वैल्यू में बहुत अच्छे पैसों पे बिकती है, जिससे कंपनी को काफ़ी फायदा या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी बूस्ट करने का मौका मिलता है।